हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल लॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रोविजन रिलेटेड टू हेल्थ, जो कि आपके फैक्ट्री एक्ट 1948 में बताया गया है। आज हम फैक्ट्री एक्ट 1948 के ही एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आए हैं, जिसका नाम है प्रोविजन रिलेटेड टू सेफ्टी। कल हमने 11 से लेकर 20 तक के सेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम सेक्शन 21 या सेक्शन 21 से लेकर के 41 तक पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया था कि फैक्ट्री एक्ट में टोटल कुल सेक्शंस कितने हैं, 119 के आसपास हैं, और उसके साथ साथ अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो टोटल 11 चैप्टर्स में हैं। और अगर हम सेक्शन 21 और 41 की बात करें तो सेक्शन 21 से लेकर के 41 तक जो भी प्रोविजन बताया गया है वो प्रोविजन किससे रिलेटेड है, आपकी सेफ्टी से रिलेटेड है। किसी भी कारखाने में श्रमिक काम करते हैं तो उनकी न केवल हेल्थ से संबंधित प्रावधानों के विषय में विचार विमर्श किया गया, बल्कि क्या वहां पे आप कहीं ना कहीं श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में भी क्या किया गया, कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया गया है। और उस विचार विमर्श को कहीं ना कहीं फैक्ट्री एक्ट 1948 में रखा गया है। तो आइए हम जानते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 21 से 41 के बारे में। तो देखिए, अगर सेक्शन 21 की बात करें, सेक्शन 21 में बताया गया है फेंसिंग ऑफ मशीनरी के बारे में। फेंसिंग ऑफ मशीनरी। अगर हम फेंसिंग ऑफ मशीनरी की बात करें तो जो भी यंत्र है उन यंत्र के आसपास कहीं ना कहीं एक ऐसा बैरियर लगा देना जिससे हम अपने संस्था में कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। अब देखिए, यहां पे क्या होता है कि चारों तरफ से कुछ कटीले तार के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में कोई खतरनाक प्लांट एंड मशीनरी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चल रही है तो इसके चारों तरफ क्या किया जाए, फेंसिंग कर दी जाएगी। फेंसिंग का मतलब होता है बेड़ा लगाना। अब देखिए, बेड़ा लगाने की प्रक्रिया से किसान क्या करता है, अपने खेतों को अन्य जानवरों से बचाने के लिए, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो खेतों में आके क्या करते हैं, फसलें बर्बाद करते हैं, उनसे बचाने के लिए फेंसिंग का काम करता है। और उसी सेम वे में कहीं ना कहीं श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर एक कारखाने की बात करें, हर एक फैक्ट्री की बात करें, तो वहां पे भी फेंसिंग की व्यवस्था की जाती है। और इस फेंसिंग ऑफ मशीनरी की बात करें, इसके प्रोविजन की बात करें तो कहां में बताया गया, सेक्शन 21 में, धारा 21 में बताया गया। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो भी जैसे हमने बताया खतरनाक प्लांट एंड मशीनरी, खतरनाक प्लांट एंड मशीनरी कौन सी होती है, जैसे कुछ प्लांट एंड मशीनरी रन करती होती हैं, उनके कहीं ना कहीं कील बाहर निकले होते हैं या कोई बोल्ट बाहर निकले होते हैं जिससे दुर्घटना होने की चांसेस रहते हैं। कुछ आप जानते हैं चक्रीनुमा कटीले प्लेट्स निकले होते हैं। अब इस तरीके से तमाम ऐसे पार्ट्स होते हैं जो किसी भी श्रमिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन्हीं सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 21 बनाया गया है, जिसमें बताया गया है फेंसिंग ऑफ मशीनरी के बारे में। सेक्शन 21 के बाद हम बात करते हैं सेक्शन 22 धारा 22 की। अगर हम सेक्शन 21 के विषय में बात करें देखिए, सेक्शन 21 के बाद सेक्शन 22 पे आते हैं। तो सेक्शन 22 में बताया गया है वर्क ऑन मशीनरी इन मोशन के संबंध, वर्क ऑन मशीनरी इन मोशन। अब देखिए, वर्क ऑन मशीनरी इन मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं पे कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो वहां मशीन अगर गतिमान अवस्था में, देखिए जो प्रोविजन है गतिमान अवस्था में कोई भी प्लांट एंड मशीनरी काम कर रही है तो उसके संबंध में जो प्रोविजन बताया गया सेक्शन 22 में बताया गया। और सेक्शन 22 ये कहता है कि जब कभी भी कोई भी गतिमान प्लांट एंड मशीनरी है तो उससे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना होता है हर एक श्रमिक को। उस प्रॉपर डिस्टेंस के बारे में जैसा भी इंप्लायर चाहेगा, उचित समझेगा, उसको क्या करता है,
कहीं ना कहीं सुनिश्चित कराता है। अगर प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके काम होगा तो कहीं ना कहीं जो भी वर्कर, जो भी एम्प्लॉय इस प्लांट एंड मशीनरी पे काम कर रहा है वो सुरक्षित होगा। जैसे मशीनरी इन मोशन का अर्थ क्या है, जैसे कुछ आप देखते होंगे कि अगर हम इंजन की बात करें तो वहां पे आप देखे होंगे कि पुराने समय में जो इंजन हुआ करता था, यहाँ पे इसकी गिरियां लगी होती थी, ये पट्टे के थ्रू क्या होता था, जुड़ा होता था, और ये कंटिन्यू पट्टे क्या होते हैं, रन करते रहते हैं। और अगर इस पट्टे की चपेट में कोई भी व्यक्ति आता है तो दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसमें आता है, मशीनरी इन मोशन में, एक गतिमान मशीन है। अब देखिए इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक रूल बनाया गया है। तो सेक्शन 22 आपसे यही कहता है कि अगर आप किसी भी गतिमान यंत्र पे काम कर रहे हैं तो उससे उचित दूरी बनाए रखें, उचित दूरी बना के आप काम करिए। अब देखिए साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे महिलाओं और बच्चों की नियुक्ति पे प्रतिबंध है। किसी भी गतिमान अगर प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो वहां पे महिलाओं या किसी भी बालक की नियुक्ति फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत नहीं हो सकता। और यहाँ पे जिसकी भी ड्यूटी लगाई जाएगी, जिस भी पुरुष की ड्यूटी लगाई जाएगी वो पूरे चुस्त कपड़े पहना हो, वो ऐसा नहीं पैजामा कुर्ता पहन के यहाँ पे वो ड्यूटी पे लगा हो, क्योंकि ये कपड़े काफी ढीले ढाले होते हैं जो इस गतिमान प्लांट एंड मशीनरी की चपेट में आ सकते हैं। तो बेसिकली इसको ध्यान में रखते हुए सेक्शन 22 बनाया गया, धारा 22 का निर्माण किया गया है। अब देखिए फैक्ट्री एक्ट के सेफ्टी के प्रोविजन में आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 23। अब देखिए सेक्शन 23 की बात करें तो इसमें बताया गया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। देखिए यंग पर्सन के बारे में मीनिंग हमने बताई थी आपको कि यंग पर्सन कौन होता है, और वहां पे मीनिंग हमने बताया था कि जिसने अपने 15 इयर्स की एज कंप्लीट कर ली हो लेकिन 18 ईयर से क्या हो, कम। तो इसके बीच में अगर कोई पर्सन आता है तो क्या माना जाएगा, यंग पर्सन माना जाएगा। और यंग पर्सन को कभी भी अगर हम बात करें तो खतरनाक प्लांट एंड मशीनरी पे नियुक्ति पे क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी यंग पर्सन खतरनाक प्लांट एंड मशीनरी पे काम नहीं कर सकता। अगर फिर भी उसकी ड्यूटी लगाई जा रही है तो वहां पे कंडीशंस बना दिए गए हैं कि उसको उचित प्रशिक्षण मिलना चाहिए। एम्प्लॉयर को कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी होगी उसके उचित प्रशिक्षण की। अगर वो उचित प्रशिक्षण प्राप्त करके काम करता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। सामान्यता क्या है, सामान्यता किसी भी नवयुवक खतरनाक यंत्र पे जाने से क्या किया गया, मना किया गया है कि सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 23 धारा 23 के अकॉर्डिंग। धारा अगर हम बात करें सेक्शन 24 धारा 24, देखिए धारा 24 में बताया गया है कि पावर्स को कट करने के विषय में। जैसे आप जानते हैं कि हर एक कारखाने क्या होते हैं, पावर्स के बेस पे काम करते हैं। तो अगर सेक्शन 24 की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है स्ट्राइकिंग, gear and devices for cutting power, devices for cutting power, स्ट्राइकिंग गियर। देखिए संविच्छेदन, इसको हिंदी में बोलते हैं संविच्छेदन, जो आपकी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करें, साथ ही साथ बात करें पावर कट की। देखिए अगर किसी भी कारखाने में काम किया जा रहा है और वहां पे एक स्ट्राइकिंग गियर के बेसिस पे काम हो रहा है, संविच्छेदन पार्ट्स यूज किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे प्रॉपर सावधानी बरतनी होती है। और अगर हम पावर कटिंग डिवाइसेस की बात करें तो कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाने पड़ते हैं या कुछ ऐसी सुविधाएं एम्प्लॉयर को मुहैया करानी पड़ती हैं जिससे पावर से संबंधित कोई दुर्घटना ना घटित होने पाए। देखिए हर एक फैक्ट्री में अगर इलेक्ट्रिसिटी से काम हो रहा है, मैक्सिमम तो इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है।
अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है तो उस कारखाने में एक कोई ऐसा प्लेस होना चाहिए जहां से पूरे फैक्ट्री की पावर कट होती हो, कोई ऐसा डिवाइस लगाया जाना चाहिए जहां से पूरी पावर कट होती हो। और उस पावर कटिंग पोजीशन का नियंत्रण भी किसी निश्चित व्यक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर रूम, जिस भी स्थान पे उस पावर कटिंग सिस्टम लगाया गया है, उस रूम में ताला बंद होना चाहिए ताकि कोई अन्य व्यक्ति जाके वहां से छेड़छाड़ ना कर सके। तो पावर कट के बारे में जो सेक्शन बनाया गया है वो सेक्शन आपका है 24, इसके अंतर्गत फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत, ताकि पावर्स से सुरक्षा प्रोवाइड कराया जा सके किसको, श्रमिकों को किसी प्रकार से सत्य से संबंधित कोई भी दुर्घटना उनके साथ घटित ना होने पाए। तो ये आपका सेक्शन 24 है। अगर हम सेक्शन 25 की बात करें तो सेक्शन 25 में बताया गया है सेल्फ एक्टिंग मशीन के बारे में। सेल्फ एक्टिंग मशीन, या जिसको हम कहते हैं स्वचालित मशीन। स्वचालित मशीन का अर्थ क्या है कि जो स्वयं से क्या होती है, गतिमान होती है। जैसे कई प्लांट एंड मशीनरी ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, शांत पड़ी होती हैं और जैसे ही पावर मिलती है तुरंत ऑटोमेटिक क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी दशा में भी दुर्घटना की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भी सेल्फ एक्टिंग मशीन है उससे संबंधित सावधानी के बारे में, उससे संबंधित नियम के बारे में, प्रावधान के बारे में सेक्शन 25 में बताया गया है कि हमें कितनी डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए या क्या डिस्टेंस होनी चाहिए किसी भी सेल्फ एक्टिंग मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेल्फ एक्टिंग मशीन के बारे में आपकी धारा 25 की बात करें, 25 की बात करें, उसमें बताया गया है कि हमें सेल्फ एक्टिंग मशीन से क्या होना है, एक निश्चित दूरी बना करके खड़े रहना है, कभी भी उसको टच नहीं करना है ताकि दुर्घटना को कम से कम किया जा सके। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 25। सेक्शन 25 के बाद बात करते हैं सेक्शन 26। तो अगर आप सेक्शन 26 की बात करें तो यहां पे है सेक्शन 26 है आपका आवरण डालना या यंत्रों को ढकना, कॉसिंग ऑफ मशीन। कॉजिंग ऑफ मशीन का मतलब क्या होता है, यंत्रों को ढकना। देखिए कई ऐसे खतरनाक यंत्र होते हैं जिनको ढक कर रखा जाना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने बताया कि प्लांट एंड मशीनरी में कुछ नुकीली कील भी निकली होती हैं, कुछ दांतेदार प्लेट भी होती हैं जो राउंड करती रहती हैं। तो देखिए ऐसे किसी भी, और जो कि बहुत शार्प होती हैं, बहुत तेज होती हैं, जिसपे हाथ टच होने मात्र से ही क्या हो सकता है, हाथ कट सकता है। इस पे हाथ टच होने मात्र से ही हाथ में किस तरीके से चोट आ सकती है या पांव से टकराने मात्र से चोट आ सकती है। तो इन सारी विषयों को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 26 के बारे में बताया गया है। और सेक्शन 26 आपसे ये कहता है कि जो भी आपके पास खतरनाक प्लांट एंड मशीनरी है जिससे कहीं ना कहीं श्रमिकों को नुकसान हो सकता है, उनको प्रॉपर ढंग से क्या किया जाए, ढक करके रखा जाए, उनपे कहीं ना कहीं कवर चढ़ाया जाए। क्लियर है। अब देखिए सेक्शन 26 के बाद बात करते हैं सेक्शन 27। अब देखिए सेक्शन 27 की अगर हम बात करें तो यहां पे बताया गया है प्रोहिबिशन ऑन employment prohibition on employment of women and child on cotton openers। अगर हम प्रोहिबिशन, अगर सेक्शन 27 की बात करें तो सेक्शन 27 में बताया गया है कि कपास डालने वाली जो मशीन है वहां पे महिलाओं या किसी बालक की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
वहां पे बालकों की या महिलाओं की नियुक्ति पे क्या है, प्रतिबंध है। तो सेक्शन 27 आपसे बताता है कि अगर कहीं पे कपास से संबंधित काम हो रहा है, कपास डालने वाली मशीन है जिसमें कपास डाला जाता है, तो ऐसी दशा में वहां पे किसी प्रकार का कोई भी बालक नियुक्ति काम करने के लिए प्राप्त नहीं कर सकता। साथ ही साथ महिलाओं के संबंध में बात करें तो किसी भी महिला की भी नियुक्ति यहां पे नहीं हो सकती सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब देखिए सेक्शन 27 के बाद अगर हम बात करते हैं सेक्शन 28, तो देखिए सेक्शन 28 में आपको बताया गया है हुड्स एंड लिफ्ट्स के बारे में। देखिए हुड्स एंड लिफ्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि देखिए इसमें जो प्रोविजन बताया गया है इसमें कहीं ना कहीं सामान को ऊपर ले जाने नीचे लाने के बारे में बताया गया है। क्योंकि सामान जो आपके फैक्ट्री में काम होता है, कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनको हमें ऊपर ले जाना होता है, नीचे लाना होता है, तो उसके लिए लिफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है या फिर क्या हुड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन दोनों परिस्थितियों में प्रॉपर ढंग से रूल एंड रेगुलेशन मानना पड़ता है। देखिए अगर कभी भी ऊपर ले जाने की लिफ्ट के बारे में बात करें तो लिफ्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलती है, तो उसका प्रॉपर ढंग से क्या करना, देख रेख करना, उसका समय समय पे निरीक्षण करना। देखिए समय जो बताया गया है सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग हर 6 महीने पे निरीक्षक को क्या करना होता है, जांच करना होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति या वस्तु को क्या किया जाता है, ऊपर या नीचे लाया जाता है। उन चीजों की हर 6 महीने पे क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए प्रॉपर ढंग से। अगर हम लिफ्ट की बात करें उसमें ताला बंद होना चाहिए, ताला बंद होने के साथ साथ उनके दरवाजे प्रॉपर ढंग से क्या होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। और इन सारे विषयों पे सावधानी रखने की जिम्मेदारी किसकी है, निरीक्षक की है। तो निरीक्षक कहीं ना कहीं इंश्योर करता है पोस्ट संबंधी या लिफ्ट संबंधी प्रोविजंस को, प्रावधानों को। तो सेक्शन 28 आपको बेसिकली यही बताता है कि जो भी कोई भी वस्तु या व्यक्ति को ऊपर या नीचे लाया जा रहा है या ले जाया जा रहा है, तो ऐसी दशा में उनके साथ कोई भी दुर्घटना घटित ना हो। क्लियर है? तो उससे संबंधित प्रावधान कहां पे दिखाया गया है, सेक्शन 28 में। अगर हम अब बात करें सेक्शन 29 की, कंप्लीट हो गया, भर गया है पूरा, ठीक है। तो आते हैं सेक्शन 29 पे। अगर हम बात करें सेक्शन 29, देखिए सेक्शन 29 में बताया गया है लिफ्टिंग ऑफ मशीन के बारे में। लिफ्टिंग ऑफ मशीन, रोप्स के बारे में एंड चैन। देखिए लिफ्टिंग ऑफ मशीन, मशीन को ऊपर उठाने के बारे में, रोप्स रस्सी के बारे में, चैन्स कहीं ना कहीं सिकड़ियों के बारे में। तो ऐसी जो भी चीजें हैं उनसे संबंधित प्रोविजन कहां पे बताया गया है, सेक्शन 29 में, कि मशीन को कैसे लिफ्ट किया जाए, कैसे उसको उठाया जाए। साथ ही साथ जिस रस्सी के माध्यम से, जिस भी चीजों के माध्यम से उसको उठाया जा रहा है, ऊपर ले जाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ चैन की भी पुख्ता तरीके से क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तभी जाकर के किसी भी प्लांट एंड मशीनरी को ऊपर लिफ्ट किया जा सकता है। तो देखिए ऊपर लिफ्ट करने, किसी भी प्लांट एंड मशीनरी को ऊपर ले जाने या लिफ्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जो जो सावधानियां होनी चाहिए उसके बारे में वर्णन कहां पे किया गया है, सेक्शन 29 में, कि कैसे हम लिफ्टिंग का काम करेंगे या मशीन कैसे क्या काम करेंगे, जैसे रोप्स के बारे में, चैन्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में वर्णन कहां पे है, सेक्शन 29 में। अब देखिए सेक्शन 29 के बाद आते हैं सेक्शन 30। अगर हम सेक्शन 30 की बात करें तो यहां पे सेक्शन 30 में बताया गया है री-इन्वॉल्विंग द मशीन। देखिए री-इन्वॉल्विंग द मशीन का मतलब क्या होता है, घर्षण वाली यंत्र या घर्षण वाले यंत्र। घर्षण वाले यंत्र का तात्पर्य क्या है कि कुछ ऐसी प्लांट एंड मशीनरी होती है जो घर्षण करती रहती है, जो सर्कुलेट होती रहती है।
जैसे किसी भी चक्की की बात करें, चक्की का मतलब जैसे हमने बताया था कि दो प्लेटें लगी हुई हैं और दोनों एक साथ राउंड कर रही हैं, तो इनकी स्पीड आदर्श होनी चाहिए कि जिससे किसी की भी प्रकार की कोई दुर्घटना श्रमिकों के साथ घटित ना हो। ये बहुत ज्यादा तेजी से नहीं चलनी चाहिए। इसके बारे में प्रोविजन कहां पे बताया गया है? सेक्शन 30 के बारे में बताया गया कि ऐसी किसी भी प्लांट एंड मशीनरी जो क्या होती है, घर्षण करके चलती रहती है कंटिन्यू, तो उसकी गति क्या होनी चाहिए? आदर्श होनी चाहिए। ना तो बहुत ज्यादा ऊंची गति के साथ चलना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा कम गति के साथ चलना चाहिए। एक ऐसी गति मेंटेन करनी चाहिए जिससे श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये कहां पे बताया गया है? सेक्शन 30, धारा 30 में। धारा 30 के बाद आते हैं सेक्शन 31 की तरफ। अगर हम सेक्शन 31 के विषय में बात करें तो 31 बताता है प्रेशर प्लांट के बारे में। प्रेशर प्लांट, देखिए कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिसपे वायुमंडल का दबाव पड़ता है, तो ऐसे जितने भी प्लांट एंड मशीनरी हैं उसपे किसी प्रकार से बहुत ज्यादा वायुमंडलीय दाब ना पड़े, उसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके बारे में प्रोविजन कहां पे दिखाया गया है? सेक्शन 31 में। तो देखिए वायुमंडलीय दाब से बचने के लिए प्रॉपर नियम और प्रावधान कहीं ना कहीं लगाने के बारे में एम्प्लॉयर से बताया गया है। साथ ही साथ इसके बारे में राज्य सरकार भी अपने कहीं ना कहीं रूल एंड रेगुलेशन इसके बारे में बना सकती है, इसके बारे में लोगों को बता सकती है। तो राज्य सरकार के भी पास पावर है। साथ ही साथ एम्प्लॉयर क्या करेगा? किसी प्रकार के वायुमंडलीय दाब से प्लांट एंड मशीनरी को बचाने के बारे में यहाँ पे क्या करता है? काम करता है सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 31 दबाव यंत्र के अंतर्गत आता है और दबाव यंत्र में आपको ये चीजें बताई गई। तो सेक्शन 31 के बाद बात करते हैं सेक्शन 32 के बारे में। देखिए सेक्शन 32 में क्या बताया गया है? अब देखिए सेक्शन 32 के बारे में बात करें तो सेक्शन 32 में फ्लोर के बारे में बताया गया है। फ्लोर्स के साथ साथ स्टेयर्स, जिसे हम कहते हैं सीढ़ियां, फर्श, सीढ़ियां, ठीक है, एंड मीन्स ऑफ एक्सेस, देखिए मीन्स ऑफ एक्सेस, अगर हम फर्श की बात करें, सीढ़ियों की बात करें, या फिर हम बात करें किसी भी मीन्स ऑफ एक्सेस की, मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से क्या होती है, चीजें गतिमान अवस्था में आती है। तो देखिए यहाँ पे फर्श प्रॉपर होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी गड्ढे फर्श पे नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ स्टेयर, सीढ़ियों के बारे में बात करें तो सीढ़ियां क्या होनी चाहिए? बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए, उसका समय समय पे मरम्मत होना चाहिए, समय समय पे उसका निरीक्षक द्वारा क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की भावी दुर्घटनाओं को क्या किया जा सके? रोका जा सके। क्योंकि अगर सीढ़ियों पे कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान को लेकर चढ़ रहा है और सीढ़ियां टूट जाती हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटना के चांसेस बनते हैं, जिससे श्रमिक की कहीं ना कहीं क्या होगा? सुरक्षा में प्रभाव पड़ सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान कहां पे रखा गया है? सेक्शन 32 में। सेक्शन 32 में फर्श के बारे में बताया गया है, सीढ़ियों के बारे में बताया गया और मीन्स ऑफ एक्सेस के बारे में बताया गया है। सेक्शन 32 के बाद आते हैं सेक्शन 33 की तरफ। अगर हम 33 के बारे में बात करें तो देखिए 33 में बताया गया है आपके कहीं ना कहीं पिट्स के बारे में। पिट्स का मतलब होता है गड्ढे, साथ ही साथ प्लम्स, हॉज जिसे हम बोलते हैं। प्लम्स के साथ साथ यहां पे बताया गया है ओपन फ्लोर्स के बारे में। देखिए पिट्स का मतलब गड्ढा होता है। अगर कहीं भी किसी प्रकार का गड्ढा है आपके फैक्ट्री के रेंज में, आप जिस जगह कारखाने चला रहे हैं, जिस जगह पे आपकी फैक्ट्री चल रही है, उसके आसपास किसी प्रकार का कोई गड्ढा है तो उसको ढका जाना चाहिए। कहां पे बताया गया है? सेक्शन 33। जो भी प्लम्स हैं, जो भी इस प्रकार के कोई भी कहीं ना कहीं छेद वगैरह कहीं पे दिखाई दे रहे हैं, उनको भरना। साथ ही ओपन फ्लोर्स, फर्श में किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था है, फर्श टूटी फूटी है
तो उसको प्रॉपर ढंग से मेंटेन करना, ये कहाँ पे बताया गया सेक्शन 33 में। क्योंकि अगर ये चीजें मेंटेन नहीं होती हैं तो श्रमिक आवागमन कर रहा है और वो काम कहीं ना कहीं काम कंटिन्यू करता रहता है, काम में इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से दुर्घटना के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ऐसी दशा में सेक्शन 33 में बताया गया है कि किसी प्रकार के कोई भी गड्ढे अगर पड़े हुए हैं, कोई तालाब है, कोई छोटा सा गड्ढा है जो वेस्टेज डालने के लिए यूज किया गया है या स्लम्स को बहाने के लिए यूज किया गया है, तो उनको क्या करना चाहिए, बंद रखना चाहिए, या उनको बंद करने का प्रावधान कहां पे बताया गया है, सेक्शन 33 में बताया गया है। अब देखिए सेक्शन 33 के बाद आते हैं सेक्शन 34 की तरफ। अगर हम सेक्शन 34 की बात करें तो 34 में बताया गया एक्सेसिव वेट के बारे में, अत्यधिक बोझ। एक्सेसिव वेट। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अपने क्षमता से अधिक बोझ उठाने का प्रयास करता है तो उससे भी दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं, उससे भी उसकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। तो ऐसी दशा को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 34 का निर्माण किया गया है। और सेक्शन 34 में बताया गया है कि किसी भी श्रमिक को आवश्यकता से अधिक बोझ उठा करके नहीं चलना है, बल्कि उसके बारे में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर या फिर साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया, एक मानक सुनिश्चित किया गया है कि उसी मानक के आधार पर क्या होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति बोझ उठा सकता है या उससे अधिक उठाने के लिए वो बाध्य नहीं है या उससे ज्यादा उठाने के बारे में वो कार्य नहीं कर सकता। तो एम्प्लॉयर्स के बारे में निर्धारित कर सकता है कि कितने बोझ उठाने हैं, साथ ही साथ क्या आपके राज्य सरकार उसके बारे में प्रावधान जारी कर सकती है कि किस टाइप की फैक्ट्री और वहां पे कितने बोझ कितने किलो के बोझ उठाए जा सकते हैं। 5 पे चलते हैं। अगर हम सेक्शन 35 के विषय में बात करें तो सेक्शन 35 में बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ आइज के बारे में, आंखों की सुरक्षा के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ आइज। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ आइज के संबंध में बात करें तो कारखाने, कुछ ऐसे कारखाने होते हैं जहां पे किसी प्रकार काम करने से कहीं ना कहीं तीव्र गति से प्रकाश निकलता है और वो प्रकाश आंखों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में वेल्डिंग से संबंधित जो कार्य होते हैं, वेल्डिंग से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वहां से कहीं ना कहीं तीव्र प्रकाश आता है और हमें पहले से ही अपने गार्जियंस के द्वारा तमाम तरीके से ये बताया जाता है कि हमें इसे नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। अगर हम इसे नग्न आंखों से देखेंगे तो हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है या हमारी आंखों की रोशनी कम हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कौन सा प्रोविजन बताया गया, 35। और 35 में प्रोविजन जो प्रावधान बताया गया है कि ऐसा कोई भी कार्य अगर कोई भी श्रमिक कर रहा है तो उसको रंगीन चश्मे पहनने चाहिए, कलरफुल गॉगल्स इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे इस प्रकार का जो तीव्र प्रकाश है डायरेक्ट उसकी आंखों पे ना पड़े। ये आपको कहां पे बताया गया, सेक्शन 35 में। सेक्शन 36 की बात करते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन 36 की, यहां सेक्शन 36 में बताया गया है प्रोटेक्शन for the protection from the dangerous fuel। खतरनाक धुओं से क्या सुरक्षा, खतरनाक से धुओं से सुरक्षा के बारे में किस सेक्शन में बताया गया, 36 में। अगर देखिए किसी भी कारखाने में कोई भी काम हो रहा है तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग संबंधित या कोई प्रोडक्शन किसी भी वस्तु का हो रहा है तो ऐसी दशा में वहां से धुएं भी निकलते हैं, और अगर धुएं फैक्ट्री में ही कहीं ना कहीं रहेंगे तो इससे श्वसन संबंधी समस्या किसी भी श्रमिक की आ सकती है, उनके दम घुटने लगते हैं। तो सेक्शन 36 इसी सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। सेक्शन 36 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 36 में बताया गया है कि अगर कभी भी फैक्ट्री में काम चल रहा है तो वहां पे जो भी श्रमिक काम कर रहे हैं उनको धुएं से संबंधित किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसके निदान के संबंध बनाया गया है। अब देखिए वहां पे चिमनी के बारे में व्यवस्था, साथ ही साथ धुएं कैसे कारखाने से बाहर निकले इसके बारे में प्रॉपर व्यवस्था बताई गई कि प्रॉपर वहां पे खिड़की हो जिसके माध्यम से धुएं क्या हो जाए, पास होकर निकल जाए, चिमनी की अच्छी व्यवस्था हो,
एक ऊंची चिमनी की व्यवस्था हो। तो ये सारी बात कहां पे बताए गए हैं? 36 में बताए गए, धारा 36। अब 36 के बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 37 की तरफ, धारा 37 की तरफ। देखिए धारा 37 में बताया गया हमें एक्सप्लोसिव, जिसका मतलब होता है विस्फोटक, एक्सप्लोसिव आर inflammable dust and गैस। देखिए कोई भी विस्फोटक है, विस्फोटक के साथ साथ कोई भी कह सकते हैं कि अग्नि से संबंधित किसी प्रकार का कोई वस्तु है, साथ ही साथ हम गैस की बात करें, कोई खतरनाक गैस वगैरह है, तो इन सब चीजों के संबंध में कहां बताया गया? सेक्शन 37 में। धारा 37 विस्फोटक से प्रति सावधानियों के संबंध में बात करती है, साथ ही साथ अग्नि से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी चीजें रखी हुई हैं फैक्ट्री के अंदर, कोई खतरनाक केमिकल है, कोई ज्वलनशील केमिकल है, तो उसके बारे में, सावधानियों के बारे में, उससे संबंधित प्रोविजन सेक्शन 37 में बताया गया है। साथ ही साथ जो खतरनाक गैस होती है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं श्रमिकों को नुकसान हो सकता है, जैसा हमने देखा है कि भोपाल गैस त्रासदी के नाम सुने होंगे आप लोगों ने। 1884 की बात करें तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकला था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? कहीं ना कहीं लाखों श्रमिकों की जिंदगी खतरे में पड़ी थी, साथ ही साथ वहां पे आसपास रहने वाले लोगों के जनजीवन पे भी असर पड़ा था। तो कोई इसी प्रकार की कोई भी खतरनाक गैस है तो उससे प्रॉपर सावधानियों के बारे में वर्णन कहां पे किया गया है? सेक्शन 37 में। अब देखिए सेक्शन 37 के बाद सेक्शन 38 में आते हैं। तो सेक्शन 38 में बताया गया है प्रिकॉशन अगेंस्ट द फायर। ठीक है, यहां पे अग्नि से सावधानी के बारे में बताया गया, आग से सावधानियों के बारे में बताया गया। कहां पे? सेक्शन 38 में। देखिए आग से संबंधित सावधानियों के बारे में अगर हम बात करें तो आग को फैलने से रोकने के लिए प्रावधान कहां पे बताया गया? सेक्शन 38 में। आग अगर लग गई है किसी भी फैक्ट्री में तो उसको उससे कैसे मिनिमाइज करके कहीं ना कहीं अपने फैक्ट्री को सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में प्रॉपर प्रशिक्षण के बारे में, प्रशिक्षण के साथ साथ श्रमिकों को अलर्ट करने के बारे में, श्रमिकों को इस दिशा में ध्यान देने के बारे में पूरी बातें कहां पे बताई गई हैं? सेक्शन 38 में बताई गई, जो कि आपके फायर से संबंधित है। ठीक है, 39 की अगर हम बात करें तो यहां पे बताया गया है पावर अगेंस्ट द, या हम कह सकते हैं पावर ऑफ इंस्पेक्टर, पावर ऑफ इंस्पेक्टर रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फैक्ट्री। देखिए यहां पे पावर्स के बारे में वर्णन हुआ है, शक्तियों के बारे में वर्णन हुआ है, किसके? इंस्पेक्टर के। किसी भी निरीक्षक की शक्तियों के बारे में बताया गया कि अगर कभी भी कारखाने में किसी भी प्रकार, जैसे डिफरेंट पार्ट्स की बात कर रहे हैं हम, कारखाने से संबंधित किसी भी वस्तु से कोई भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, कोई भी अमानवीय घटनाएं घटित हो सकती हैं, कोई भी ऐसा हादसा हो सकता है, तो उसमें सतर्क रहने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कहीं ना कहीं श्रमिकों की होती है। और श्रमिकों को सतर्क कौन करता है? इंस्पेक्टर, निरीक्षक होता है। और देखिए ऐसी किसी भी दशा में जब निरीक्षक निरीक्षण संबंधी कार्यों को करता है और उसको लगता है कि किसी प्रकार के या किसी पार्ट से कोई भी खतरा होने वाला है, तो उसके बारे में इंस्पेक्टर को क्या करनी होती है? लिखित सूचना देनी होती है। किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग? 39 के अकॉर्डिंग। किसको देनी होती है? संस्था का जो ऑक्युपायर होता है, जो परिभोगी होता है, साथ ही साथ कारखाने का जो मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, इन दोनों को लिखित रूप से जानकारी देनी पड़ती है कि आपकी इस पर्टिकुलर पार्ट से कहीं ना कहीं संस्था में खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगर हम बात करें सेक्शन 40 की, तो इसमें बताया गया है सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीन के बारे में। देखिए यहाँ पे अगर कोई भी बिल्डिंग जिसमें कारखाने का काम हो रहा है
उसकी समय समय पे क्या होनी चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए। साथ ही साथ समय समय पे उसकी रंगाई पुताई का काम होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के साथ ही साथ आपकी जो मशीन है, जो यंत्र है, उसकी भी सुरक्षा के बारे में बातचीत होती है। किसके अंसर के अकॉर्डिंग? सेक्शन 40। तो देखिए सेक्शन 40 की अगर बात करें, धारा 40 की बात करें, तो यहाँ पे भवन और क्या होता है, यंत्र की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान दिए गए। अब देखिए इसके बाद लास्ट सेक्शन की बात करते हैं। इससे पहले देखिए सेक्शन 40 में ही सेक्शन 40A करके एक सेक्शन होता है। सेक्शन 40A की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर के बारे में प्रोविजन है। अगर हम सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो देखिए यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर से संबंधित एक छोटा सा प्रावधान है कि अगर कहीं पे किसी कारखाने में 1000 से अधिक श्रमिक काम करते हैं तो वहां पे एक सेफ्टी ऑफिसर का होना अनिवार्य किया गया है। और इसके बारे में प्रावधान कहां पे दिया गया है? सेक्शन 40A के बारे में दिया। अब देखिए 40A ये कहता है आपसे कि अगर कहीं पे किसी भी कारखाने में 1000 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं तो वहां पे एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए जो इन सारे प्रोविजन को इंश्योर कर सके। सेक्शन 41 जो लास्ट सेक्शन है आपका इस चैप्टर का, चैप्टर काफी लेंथी हो गया है सेक्शन 41, लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको पूरा प्रॉपर तैयार करिएगा। तो सेक्शन 41 की अगर हम बात करें तो धारा 41 जो आपका लास्ट सेक्शन है, यहाँ पे बताया गया है रूल्स के बारे में, रूल्स रिलेटेड टू फैक्ट्री। देखिए रूल रिलेटेड टू फैक्ट्री की बात करें, यहाँ पे नियम बनाने के बारे में बात है। सेक्शन 41 जो लास्ट सेक्शन है आपका, यहाँ पे नियम बनाया जाता है और नियम किसके संबंध में? कारखाने के संबंध में। अब जो प्रावधान हमने सुरक्षा के संबंध में बताया, इन प्रावधान को तो ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को किसी प्रकार की श्रमिकों से संबंधित कोई भी असुरक्षा का मुद्दा दिखता है या कहीं पे लगता है कि उनकी सुरक्षा प्रभावित होगी तो उसके संबंध में राज्य सरकार अपनी तरफ से अतिरिक्त रूल एंड रेगुलेशन बना सकता है। इसके बारे में कहां पे वर्णन किया गया है? सेक्शन 41 में। धारा 41 आपसे ये कहता है कि राज्य सरकार श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ अतिरिक्त नियम और प्रावधान बना सकता है। तो आज हमने देखा सुरक्षा से संबंधित प्रावधान के बारे में जो फैक्ट्री एक्ट 1948 में बताया गया है, सेक्शन 21 से लेकर के 41 तक। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगले क्लास में हम बताएंगे प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर। धन्यवाद।